हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्ट इन इश्यू की। नेचुरली अगर आपसे एग्जाम में लिखवाया जाएगा तो वो चाहेंगे कि आप फैक्ट इन इश्यू को विद एग्जांपल क्लियरली इलस्ट्रेट करें, एक्सप्लेन करें। वही इस वीडियो में हमने आपके लिए किया है। फैक्ट इन इश्यू का मतलब है मुख्य मुद्दा। हिंदी में बेशक इसका अर्थ लिखा हुआ है विवादित तथ्य, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं यह मुख्य मुद्दा। सपोज किसी बंदे पे आपने आरोप लगाया कि इसने मर्डर किया है, तो यही मेन मुद्दा है। अब वो उस दिन वहां था नहीं था, उसने मारने के लिए पहले से क्या प्लानिंग की थी, किससे मिला, क्या हुआ क्या नहीं, वो सब रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, प्रासंगिक तथ्य। राइट, तो आपको ये समझना होगा। अभी दो एग्जांपल दूंगा, पूरा 100% पिक्चर शीशे की तरह क्लियर हो जाएगी। फैक्ट इन इश्यू ये है सेंट्रल डिस्प्यूटेड कोर फैक्ट्स ऑफ ए केस। मेन मुद्दा ये है। द कोर्ट मस्ट डिसाइड, कोर्ट को इस बात का फैसला करना ही है, तभी एक बंदे की लायबिलिटी, राइट, सब कुछ मतलब उस मेन मुद्दे पर डिपेंड करेगी। तो जो सेंट्रल पॉइंट है केस का, दैट इज द फैक्ट इन इश्यू। तो फैक्ट इन इश्यू क्या है? इज द मेन क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट। रेलेवेंट फैक्ट सिर्फ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आंसर करने में हेल्प करते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे तभी ज्यादा क्लियर होगा, फिर वापस इसको पढ़ेंगे। अब ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग बी, ठीक है। अब इसमें फैक्ट इन इश्यू क्या है? क्या ए ने बी को मारा? दूसरा, क्या इंटेंशनली मारा? तीसरा, क्या उसने सेल्फ डिफेंस में मारा? तो ये कोर क्वेश्चंस हैं, ये मेन मुद्दा है जो कोर्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। वो गिल्ट क्लेम कर ले कि हां मैंने मारा है, तब भी कोर्ट को प्रूव करना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है वो प्रेशर में हां कर रहा हो, लग ना रहा हो कि उसने मारा है। तो ये चीजें हैं जो देखने वाली और समझने वाली होती हैं। तो कोर इश्यू क्या है कि क्या ए ने बी को मारा, क्या ऐसा उसने सेल्फ डिफेंस में किया, क्या ऐसा उसने प्री प्लान्ड वे में किया। तो ये है कोर इश्यू। अब रेलेवेंट फैक्ट्स क्या हैं कि वो जी एक दिन पहले चाकू खरीद के लाया था, या उसको वहां सीन से भागते हुए देखा, या उसकी कॉल डिटेल में दिख रहा है कि उसने किसी को फोन किया कि मैं मार रहा हूं। अब ये फैक्ट्स उस मेन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर रहे हैं, तो ये है रेलेवेंट फैक्ट्स। बाकी की सारी राम कहानी इररेलेवेंट है। उस दिन बारिश हो रही थी, नहीं हो रही थी, मे बी हो सकता है वो रेलेवेंट हो, मैं ये नहीं कह रहा। अब ये तो फिर बहुत डिटेलिंग हो जाएगी अभी इससे डिस्कस करना। बट एनी फैक्ट विच इज रेलेवेंट टू द मेन क्वेश्चन इज रेलेवेंट फैक्ट। अदरवाइज फैक्ट इन इश्यू है मेन क्वेश्चन, मेन मुद्दा जो कोर्ट ने क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट इज द मेन मुद्दा, द फैक्ट इन इश्यू। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक बंदे पे चोरी का इल्जाम लगा कि इसने दुकान से मोबाइल फोन चुराया है, तो यही मेन मुद्दा है। डिड ए स्टील बीज मोबाइल फोन? राइट, ठीक है। अब इसके लिए रेलेवेंट फैक्ट्स क्या होंगे? सीसीटीवी दिखा रहा है कि ए लेके गया फोन। दूसरा, वो चोरी का फोन उससे रिकवर भी हो गया। तीसरा, उसके फिंगरप्रिंट्स फोन पे मिल गए। चौथा, वो शॉप से बाहर जाते हुए दिखा। हो सकता है पांचवा, एक आदमी ने गवाही दी कि हाँ मैंने इसको शॉप से उठाकर मोबाइल निकलते हुए देखा। छठा, वो एक ऐसे दुकानदार के पास जाके मोबाइल बेच आया, ये लिखे हुए नहीं है सारे पॉइंट, जो चोरी के ही मोबाइल खरीदता था, और वो पहले भी इस तरह की फोन पे चोरियां करके उसी दुकानदार को बेचता रहा। तो ये सब क्या हुआ? रेलेवेंट फैक्ट्स जो इस बात को प्रूव करेंगे कि यस, ए ने बी के फोन को चुराया। सो आई थिंक, आई होप नाउ आपको क्लियर है कि फैक्ट इन इश्यू का मतलब है मेन मुद्दा, और जो फैक्टर्स उस मेन मुद्दे को सॉल्व कर रहे हैं, उस मेन क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, वो हो गए रेलेवेंट फैक्ट्स। अब जो हमें एविडेंस देना होता है वो इन दोनों का देना होता है, फैक्ट इन इश्यू का भी और रेलेवेंट फैक्ट्स का भी। तो यहां पर दोबारा मैंने सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है दैट फैक्ट इन इश्यू इज द मेन पॉइंट ऑफ कंफ्लिक्ट व्हेन वन पार्टी क्लेम्स द अदर पार्टी डिनाइज। ऑब्वियसली बी बोलेगा ए ने मेरा फोन चुराया, ए बोलेगा मैंने नहीं चुराया। तो एक पार्टी बोल रही हाँ, एक पार्टी बोल रही ना। तो इसको सॉल्व करने से क्लियर हो जाएगा कि कोई अपराधी है या नहीं, वेदर समवन इज गिल्टी, लायबल और इनोसेंट। तो डेफिनेटली निर्दोष, दोष, ये सब चीजों से क्लियर होगा। तो की कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो मेन है असर्शन डिनायल। एक आदमी कह रहा है ऐसा हुआ, दूसरा आदमी कह रहा है नहीं ऐसा नहीं हुआ। एक आदमी कह रहा है तूने मर्डर किया, एक आदमी कह रहा है नहीं मैंने नहीं किया। राइट, तो इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? नेचुरली अगर इसका फैसला जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब फाइनली कर देंगे तो एक बंदे को या तो दोषी या फिर निर्दोष
डिक्लेयर हो जाएगा, तो उसकी राइट्स, लायबिलिटीज, डिसेबिलिटीज, एबिलिटीज, ये सब उसी से, उस मेन क्वेश्चन से ही तो है। और जहां तक कोर्ट में एविडेंस का सवाल है, वो आप सिर्फ दो ही सब्जेक्ट्स पे दे सकते हो, फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट्स पे, राइट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ए इज ऑन ट्रायल फॉर बीटिंग बी, ए ने बी को पीटा है, तो इसका फैक्ट इन इश्यू यही हो गया, एविडेंस शोइंग ए बीट बी, ए ने बी को पीटा, ये इसका एविडेंस हो गया, अलाउड है इसका एविडेंस, यही इसका मेन मुद्दा भी था, दिस इज द फैक्ट इन इश्यू। अब वो पहले दिन एक हथौड़ा या कोई डंडा खरीद के लाए, बॉट ए क्लब बिफोर द फाइट, ये इसका रेलेवेंट फैक्ट है। बाकी इधर उधर की कहानियां हो सकता है रेलेवेंट ना हो, और कोर्ट के पास इतना टाइम भी ना हो कि उन सारी कहानियों को सुने। मेनली ए ने बी को पीटा, ये मुद्दा है कि पीटा कि नहीं पीटा, उस तारीख को पीटा कि नहीं पीटा, तो वो हो गया मेन क्वेश्चन। और उसके बाद उसने क्या प्रिपरेशन की, वो उस दिन वहां आया, सीसीटीवी में दिख रहा है, किसी ने गवाही दी, ये सब क्या हुए, रेलेवेंट फैक्ट्स। इन सब के एविडेंसेस कोर्ट में सबमिट करने होंगे ताकि फैसला हो सके। सो आई एम श्योर अब तक आपको फैक्ट इन इश्यू अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डाउट महसूस करें तो इन नंबरों पे बात कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और जिस बुक से पढ़ा रहा हूं उसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।